हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आई हूं जो कि है सुपर नेचुरल। इसके टोटल 15 सीजन्स हैं और इसका पहला सीजन आया था 2005 में। इसके मेन लीड में है जेंसन एकेल्स और जेरेड पैडेलेकी। दोस्तों, मैं पहला सीजन आप सबके लिए एक्सप्लेन करूंगी और अगर इस सीजन के एक्सप्लेनेशन को आपने ढेर सारा प्यार दिया तो मैं बाकी के सीजन्स को एक्सप्लेन करने का एफर्ट करूंगी। दोस्तों, फर्स्ट सीजन में टोटल 22 एपिसोड्स हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 8.6 की है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। कहानी शुरू होती है लॉरेंस केनेसिस में, जहाँ हम एक फैमिली को रहते हुए देखते हैं जिसमें है जॉन, मैरी और उनके 2 बच्चे यानी कि डीन और सैम। हम देखते हैं कि मैरी सैम को उसके रूम में सुला के चली जाती हैं और उसी रात कमरे की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और बेबी मॉनिटर पे डिस्टर्बिंग वॉइस के साथ सैम के रोने की आवाज आती है। मैरी देखती हैं कि जॉन बिस्तर पे नहीं थे और अब वो सैम को देखने जाती हैं। जब वो सैम के रूम में जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ जॉन खड़े थे जो मैरी से शांत रहने के लिए कहते हैं क्योंकि सैम सो रहा था। मैरी जब नीचे आने लगती हैं तो उन्हें टीवी की आवाज सुनाई देती है और वो जाके देखती हैं तो टीवी के सामने असली जॉन सो रहे होते हैं। ये देखकर मैरी तेजी से सैम के कमरे की तरफ भागती हैं और वो वहाँ किसी को देखती हैं और तभी हम मैरी की चीख सुनते हैं। मैरी की चीख सुन के जॉन ऊपर जाते हैं तो कमरे में कोई नहीं होता। तभी वो सैम के बिस्तर पे खून गिरता हुआ देखते हैं जो ऊपर की दीवार से गिर रहा होता है और वो देखते हैं कि मैरी ऊपर दीवार पे होती हैं और वो देखते हैं कि मैरी ऊपर दीवार से चिपकी होती हैं और अचानक से ऊपर की दीवार में आग लग जाती है। ये देखकर जॉन सैम को पालने से उठा लेते हैं और सैम को डीन को देते हैं और डीन से अपने भाई को लेकर भाग जाने के लिए कहते हैं। जॉन अपनी पत्नी मैरी को बचाने आते हैं लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते हैं। वो नीचे आकर अपने दोनों बेटों को लेकर भागते हैं और हम घर में जोर का धमाका होते हुए देखते हैं। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सैम बड़ा हो चुका है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड जेसिका भी रहती है। एक रात सैम को अपने घर में कोई आता दिखता है और वो और कोई नहीं बल्कि सैम का बड़ा भाई डीन था। डीन बताता है कि उनके डैड एक हंटिंग ट्रिप पे गए थे और वो कुछ दिनों से लौटे नहीं हैं। सैम कहता है कि क्लिफ्टन में पोल्टरगाइस्ट का केस हुआ था, तब भी डैड मिसिंग थे लेकिन वो हमेशा सही सलामत होते हैं। लेकिन डीन कहता है कि इस बार ऐसा नहीं है और वो सैम को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन सैम उसके साथ नहीं जाना चाहता है। इनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि इनकी माँ की मौत के बाद इनके डैड उसका कारण ढूंढना चाहते थे लेकिन वो उसका कारण ढूंढ नहीं पाए और तब से लेके आज तक जहाँ भी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं वहाँ इनके पिता खोज करने के लिए जाते हैं लेकिन अब इनके पिता खतरे में हैं। सैम के पूछने पे डीन बताता है कि वो अपने डैड के साथ इसीलिए नहीं गया क्योंकि वो एक वूडू केस पे काम कर रहा था। अब डीन सैम को कुछ आर्टिकल्स दिखाता है जब हमें पता लगता है कि जेरिको कैलिफोर्निया में 1 महीने पहले एक आदमी की कार मिली थी लेकिन वो गायब हो गया था और इसी तरह पिछले 20 सालों में 10 आदमी गायब हो चुके हैं। लेकिन इनके डैड ने एक वॉइस मेल छोड़ा था और उस वॉइस मेल में एक EVP की वॉइस रिकॉर्ड हुई थी जो कहती है आई नेवर गो होम। सैम डीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वो कहता है कि उसे मंडे वापस पहुंचना है क्योंकि उस दिन उसका एक इंटरव्यू है और डीन उसे मंडे वापस छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम जेरिको कैलिफोर्निया का सीन देखते हैं जहां उसी रोड पे रात के अंधेरे में एक आदमी कार चला के जा रहा होता है और वो फोन पे अपनी गर्लफ्रेंड एमी से बात कर रहा था। तभी रोड के एक साइड पे उसे एक औरत खड़ी नजर आती है। तभी आदमी उस औरत से पूछता है कि क्या वो उसे कहीं छोड़ दे और जैसे ही वो औरत कार में बैठती है हम देखते हैं कि वो औरत एक भूत थी। अब ये औरत उस आदमी को सिड्यूस करने की कोशिश करती है और उस आदमी से उसके साथ घर चलने के लिए कहती है जिस पे ये आदमी मान जाता है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। और ये आदमी देखता है कि वो औरत गायब हो चुकी थी लेकिन ये आदमी उस घर को देख के डर जाता है और कार चला के वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में ये देखता है कि वो औरत उसी की कार में बैक सीट पे बैठी हुई थी और ये औरत उस आदमी को उसी की कार में मार डालती है। अब सुबह सैम और डीन उसी जगह पहुंचते हैं जहां वो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करता पाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि उस कार से उस आदमी की लाश गायब थी। ना तो उस कार में किसी के जबरदस्ती करने के निशान थे, ना किसी के फिंगरप्रिंट्स और ना किसी के फुटप्रिंट्स और मरने वाले लड़के का नाम है ट्रॉय। और अब सैम और डीन पहुंचते हैं जो खुद को फेरर मार्शल बताते हैं और उनके पास फेक ID कार्ड था। यहाँ हमें पता लगता है कि ठीक इसी तरह से एक और आदमी गायब हुआ था जो कि रोड से 1 माइल दूर पे था और ऐसे ही कई आदमी गायब हो चुके हैं। ये लोग पुलिस से बात करके चले जाते हैं और अब ये लोग एमी से मिलते हैं जो बताती है कि उस रात ट्रॉय ने उससे बात की थी और कहा था कि कुछ देर में वापस कॉल करेगा लेकिन उसके बाद उसका कोई कॉल नहीं आया। और अब सैम और डीन पूछते हैं
कि क्या तुमने कुछ स्ट्रेंज सुना था, लेकिन एमी ने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। डीन का कहना था कि जिस तरह से ट्रॉय गायब हुआ है वो कोई आम बात नहीं है, इसीलिए अगर उन्हें कुछ पता हो तो वो उनसे शेयर करे। तब एमी की फ्रेंड बताती है कि लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक लोकल लेजेंड है, एक औरत जिसका खून हो गया था सेंटेनियल से बाहर 10 साल पहले, और वो अब भी वहाँ भटक रही है और ये सफर कर रहे लोगों से हेल्प मांगती है, और जो भी उसे लिफ्ट देता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब सैम और डीन इस लेजेंड के बारे में नेट पे सर्च करते हैं, लेकिन डीन को कुछ नहीं मिलता। तब सैम कहता है कि एंग्री स्पिरिट्स तब पैदा होती हैं जब वो बुरी मौत मरी हो, तो शायद इस लेजेंड का मर्डर नहीं हुआ हो। और सैम सुसाइड वर्ड डालता है और इन्हें पता लगता है कि 1981 में 24 साल की एक औरत जिसका नाम कॉन्स्टेंट वेल्च था वो पुल से कूद गई थी और उसकी मौत डूबने से हो गई थी। मौत से पहले उसने पुलिस को कॉल किया था क्योंकि उसके 2 बच्चे बाथटब में थे जिसे उसने अकेला छोड़ दिया था, और जब वो वापस आई तो वो मर चुके थे। और उसी आर्टिकल में उन्हें वही ब्रिज दिखती है जहाँ से ट्रॉय गायब हुआ था। और अब ये लोग वहाँ जाते हैं, ये लोग बात कर रहे होते हैं और सैम कहता है कि उसे मंडे वापस पहुँचना है। तब डीन कहता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेसिका को पता है कि तुम कौन हो, लेकिन सैम ने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं बताया था कि आखिर उसकी फैमिली के साथ उसके बचपन में क्या हुआ था। और इसी को लेके सैम और डीन के बीच बहस हो जाती है और सैम कहता है कि अगर वो लोग ये ढूंढ भी लें कि उनकी माँ को किसने मारा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह वापस नहीं लौटेंगी। ये सुनकर डीन अपना आपा खो देता है। तभी इन्हें वही औरत पुल से कूदती नजर आती है जो नीचे गिर जाती है और गायब हो जाती है। तभी ये लोग देखते हैं कि इनकी कार अपने आप चल रही होती है जो इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ये लोग नदी में गिर जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। इन्हें अब समझ आ गया था कि उस औरत की आत्मा नहीं चाहती कि ये लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। अब ये लोग उस टाउन के एक होटल में जाते हैं जब इन्हें पता लगता है कि इनके डैड वहाँ एक रूम में 1 महीने तक रहे थे क्योंकि इनके पास एक फेक क्रेडिट कार्ड था जो कि इनके डैड ने भी यूज किया था। और अब ये लोग उसी कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे गायब हुए आदमियों के आर्टिकल्स लगे हुए थे और उन केसेस के भी जिसपे उनके डैड काम कर रहे थे। तभी सैम को एक आर्टिकल मिलता है जो था वुमेन इन वाइट, और यही आर्टिकल इनके डैड को भी मिला था। और इस औरत का नाम है कॉन्स्टेंट वेल्च यानी वुमेन इन वाइट, और यही है हमारे एपिसोड 1 का टाइटल। और अब ये लोग उस औरत के पति से बात करने जाते हैं जब डीन को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वो फेरल मार्शल है। लेकिन पुलिस के पकड़ने से पहले डीन सैम को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और सैम वहाँ से भाग जाता है। इधर पुलिस डीन से पूछताछ करती है और पुलिस को डीन का असली नाम पता चल गया था। और अब वो डीन को उसके पिता की डायरी दिखाते हैं जिसमें डीन का नाम लिखा हुआ था और उसी के ठीक नीचे एक नंबर था 35111। लेकिन आखिर ये नंबर क्या है? जब पुलिस ये पूछती है तो डीन कहता है कि वो उसके स्कूल का लॉकर कोड है। तभी पुलिस को एक फोन आता है कि टाउन में गोली चल गई है जिसकी वजह से कुछ लोग घायल हो गए हैं और पुलिस टीम उस जगह के लिए निकल जाती है। और इसी मौके का फायदा उठा के डीन अपने हाथ की हथकड़ी खोल लेता है और पुलिस स्टेशन से अपनी डैड की डायरी लेके भाग जाता है। और ये कॉल और किसी ने नहीं, सैम ने करी थी। अब सैम कॉन्स्टेंट वेल्च यानी उस औरत के पति से मिलने जाता है जिसका नाम था जोसेफ वेल्च। सैम उससे एक रिपोर्टर बन के मिलता है और पूछता है कि आखिर जोसेफ की पत्नी को कहाँ बरी किया गया है। जब जोसेफ बताता है कि उसके पुराने घर के पीछे उसकी पत्नी को बरी किया गया था, सैम उसके पति से पूछता है कि आखिर उसने वो घर क्यों छोड़ दिया, जिस पे जोसेफ कहता है कि वो उस घर में नहीं रह सकता जहाँ उसके बच्चों की मौत हुई हो। जाते जाते सैम जोसेफ से पूछता है कि क्या उसने वुमेन इन वाइट के बारे में सुना है। सैम कहता है कि वो स्पिरिट्स हैं जिन्हें सालों से देखा गया है। ये अलग अलग औरतें हैं लेकिन इनकी कहानी एक ही है, जो कुछ वक्त के लिए पागल हो गई थी और अपने बच्चों का खून कर दिया था। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया तो उन्होंने खुद की ही जान ले ली क्योंकि उनके पतियों ने उनसे धोखा किया था। तो सब कहता है कि उसने शायद कुछ गलतियां की थी, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी पत्नी कभी भी उनके बच्चों की जान ले सकती है। और वो गुस्से में सैम को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। अब सैम डीन को सारी बात बताता है कि कॉन्स्टेंस के हस्बैंड जोसेफ ने उसके साथ धोखा किया था और उसे जोसेफ के पुराने घर के पीछे बरी किया गया है। और यहाँ डीन सैम को बताता है कि उनके डैड वहाँ नहीं हैं और वो अपनी जर्नल पीछे छोड़ गए हैं, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करते। सैम डीन से फोन पे बात कर रहा होता है और तभी उसे कॉन्स्टेंस सामने खड़ी नजर आती है और वो औरत सैम की कार की बैक सीट पे बैठी होती है और सैम से कहती है टेक मी होम, और कार अपने आप चलने लगती है
और वो सीधे कॉन्स्टेंस के घर जाके रुकती है और अब वो सैम को सिड्यूस करने की कोशिश करती है और वो उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ हम उस औरत का भयानक चेहरा देखते हैं और वो सैम के सीने पे अपने नाखून घुसा देती है। तभी वहाँ डीन पहुँचता है और उस औरत के स्पिरिट पे गोली चलाता है, लेकिन वो कुछ पल के लिए गायब हो जाती है। और तभी सैम कार को चलाते हुए कार को घर के अंदर ले जाता है, लेकिन इस औरत की स्पिरिट सैम और डीन को रोक देती है। और तभी इस औरत को अपने मरे हुए बच्चों की आत्माएं दिखती हैं और ये कॉन्स्टेंस की आत्मा सहन नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने बच्चों की आत्मा को फेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपने बच्चों को मार दिया था और इसीलिए उसकी आत्मा वहीं खत्म हो जाती है जहाँ उसने अपने बच्चों को डुबा के मार दिया था। और सैम को उसका ये वीक पॉइंट पता था कि इस डर की वजह से वो कभी भी घर नहीं जा पाई और इसी का फायदा सैम ने उठाया। और अब इन्हें अपनी डैड की जर्नल से पता चलता है कि इनके पिता ब्लैक वाटर रिज कोलोराडो में गए हैं, लेकिन सैम को मंडे वापस लौटना था, इसीलिए डीन उसे घर छोड़ देता है। सैम जब घर वापस आता है तो उसके माथे पे खून की बूंदें गिरती हैं और वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जेसिका ऊपर की दीवार पे चिपकी हुई थी, ठीक उसकी मॉम की तरह। और तभी ऊपर की दीवार में आग लग जाती है। तभी वहाँ डीन पहुँचता है और उस कमरे में धमाका हो जाता है। इस हादसे के बाद सैम पे बहुत गहरा असर होता है और वो डीन से कहता है उन्हें अपनी जर्नी पे निकल जाना चाहिए। जिसके बाद हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ 3 दोस्त कैंपिंग करने गए थे। तभी उनमें से एक दोस्त की चीख सुनाई पड़ती है और वो गायब हो जाता है। और जब दूसरा लड़का टेंट से बाहर देखता है तो कोई उसे भी खींच लेता है और उसकी मौत हो जाती है। और अब आखिरी लड़का बचा था जिसका नाम है टॉमी, और अब देखते हैं कि उसे भी वही चीज खींच लेती है जिसने उसके दोनों दोस्तों को मारा था। इस बीच हम देखते हैं कि सैम को एक बुरा सपना आता है जहां वो जेसिका की ग्रेव पे खड़ा हुआ था और ग्रेव से जेसिका का हाथ बाहर निकल के आता है। यह हमें पता लगता है कि जो नंबर इन्हें इनकी डैड की डायरी में मिला था दरअसल वो एक जगह का था जो कि जंगल में थी जहाँ कई पुरानी माइंस थी। अब डीन और सैम फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलने जाते हैं जो इन्हें बताता है कि उस लड़के ने परमिट भरा था जिसमें उसने कहा था कि वो 24 तारीख को वापस आ जाएगा और उस लड़के की बहन को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टॉमी मिसिंग नहीं है। डीन उस ऑफिसर से वो परमिट मांगता है ताकि वो हेली को दिखा सके। अब डीन और सैम हेली से रेंजर बन के मिलने जाते हैं। जब हेली बताती है कि उसका भाई रोज उसे मैसेज और पिक्स भेजता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से हेली को अपने भाई से कोई भी मैसेज नहीं मिला है, जबकि उसके भाई के पास सैटेलाइट फोन भी है। अब डीन और सैम टॉमी की पिक्स और वीडियोस देखते हैं जो उसने अपनी बहन को भेजे थे। तब सैम को एक रिकॉर्डिंग में कुछ दिखता है और वो हेली को उन वीडियोस को शेयर करने के लिए कहता है। फ्रेम बाय फ्रेम देखने से पता चलता है कि टॉमी के टेंट के पीछे से कुछ गुजरा था और ये सैम डीन को दिखाता है। सैम बताता है कि 1959 में एक कैंपर बच गया था और ये बताया गया था कि उन पे ग्रिजली बियर ने अटैक किया था और वो सर्वाइवल एक बच्चा था और ये अटैक हर 23 साल बाद होते हैं। अब ये लोग उस सर्वाइवल से मिलने जाते हैं जो था शॉ, जो अब बूढ़ा हो गया था। शॉ बताता है कि उस रात उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था और जिसने उसके पेरेंट्स को मारा वो बहुत तेज चलता है और उसे देख पाना मुश्किल है और उस चीज ने बस उसके सीने पे निशान छोड़े थे। शॉ बताता है कि उस जंगल में ईविल है, लेकिन शॉ पे किसी ने भी विश्वास नहीं किया था। यानी वो जो भी चीज है वो स्किन वॉकर नहीं है बल्कि एक क्रीचर है जो कि कॉर्पोरियल है, यानी जिसे मारा जा सकता है। अब डीन और सैम हेली लोगों के साथ जंगल में जाते हैं ताकि उन्हें बचा सके। हेली ने एक रेंजर को हायर किया था अपने भाई टॉमी को ढूंढने के लिए और ये आदमी है रॉय। थोड़ी देर बाद हेली समझ गई थी कि डीन कोई रेंजर नहीं है। वो पूछती है कि डीन कौन है। डीन उसे कहता है कि वो अपने डैड को ढूंढ रहा है जैसे हेली अपने भाई को ढूंढ रही है, इसलिए हेली उसे कुछ भी नहीं कहती। थोड़ी दूर जाके इन्हें टॉमी का टेंट बुरी हालत में मिलता है और तभी इन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। जब ये लोग वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। सैम समझ गया था कि ये एक धोखा है और जब ये लोग वापस टेंट के पास आते हैं तो इनका सामान गायब था। अब सैम डीन से अकेले में बात करने के लिए कहता है और अपने डैड की डायरी में दिखाता है कि वो क्रीचर और कोई नहीं बल्कि विंडिगो है और वो इंसान की आवाज की नकल कर सकता है। अब रात में डीन एक निशान से सर्किल बना देता है जिसे विंडिगो पार नहीं कर सकता, लेकिन रॉय को इस पे यकीन नहीं था। तभी इन्हें वापस हेल्प की आवाज सुनाई देती है और रॉय सर्किल के बाहर चला जाता है और विंडिगो रॉय को मार डालता है। अगले दिन हेली पूछती है कि डीन को ये सब कैसे पता है, जिस पे डीन कहता है कि ये उनकी फैमिली में रन करता है और ये लोग इन्हें विंडिगो के बारे में बताते हैं। दरअसल विंडिगो कभी आदमी था, फिशरमैन या एक हंटर जो भूख की वजह से कैनिबल बन गया। कहते हैं कि दूसरे इंसानों को खाके उस कैनिबल को कुछ स्पेशल एबिलिटीज मिलती हैं। विंडिगो को लंबी सर्दियों में खाना चाहिए, इसीलिए वो टॉमी को जिंदा रखेगा
और विंडिगो को जला के मारा जा सकता है। अब ये लोग टॉमी को ढूंढने जाते हैं जहाँ इन्हें हर जगह खरोचने के निशान मिलते हैं और तभी पेड़ों में हलचल होती है और विंडिगो हेली और डीन को खींच ले जाता है। लेकिन डीन ने रास्ते में बीट्स छोड़ी थी जिससे सैम और हेली का छोटा भाई उसका पीछा करते हैं और वो एक माइन में पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि हेली और डीन बंधे हुए थे और अब ये लोग उन्हें छुड़वाते हैं और वहीं पे टॉमी भी बंधा हुआ था। इसके बाद ये लोग उस माइन से बाहर निकलने लगते हैं जब डीन कहता है कि वो विंडिगो का ध्यान अपनी तरफ करेगा और सैम उन लोगों को वहां से लेके बाहर चला जाए। सैम हेली और उसके भाइयों को लेकर बाहर जा रहा होता है लेकिन विंडिगो डीन के पीछे नहीं, सैम लोगों के पीछे था। तब सैम हेली को उसके भाइयों को लेके भाग जाने के लिए कहता है और हेली चली जाती है और सैम चुप जाता है। तभी सैम के सामने विंडिगो खड़ा था। सैम उस पे गोली चलाता है लेकिन विंडिगो पे कोई असर नहीं होता और अब सैम हेली लोगों की तरफ भागता है और बाहर निकलने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि विंडिगो उन्हीं का पीछा कर रहा था लेकिन एक जगह जाके रास्ता बंद हो जाता है और विंडिगो इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो इन लोगों पे अटैक करने वाला होता है पीछे से डीन आके विंडिगो पे फायर गन चला देता है और विंडिगो के शरीर में आग लग जाती है जिससे वो जल के वहीं मर जाता है। आखिर डीन और सैम ने इन लोगों की जान बचा ली थी। अब ये लोग पुलिस को ये बताते हैं कि ग्रिजली बेयर ने उन लोगों पे अटैक किया था। जाते जाते हेली डीन से कहती है कि उसे उम्मीद है कि वो अपने डैड को ढूंढ लेगा और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों हालांकि इसका फर्स्ट सीजन 2005 में आया था लेकिन ये तब भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग है और इस सीरीज में आपको कई अर्बन लेजेंड्स और रियल इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा। ये था मेरा सीरीज एक्सप्लेनेशन सुपरनैचुरल सीजन 1 के एपिसोड 1 और 2 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आप इस सीरीज को ढेर सारा प्यार देंगे। सो डू वेट फॉर द नेक्स्ट हॉरर कोस्टर राइड। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।